अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात की जाएगी मॉड्यूल 15 के पार्ट 5 के ऊपर। और इसके अंदर हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, प्रैक्टिस 15.9 से। हमने 15.8 तक पार्ट 4 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। 15.9 के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है रिकग्निशन ऑफ इन्वेंट्री एज एन एक्सपेंस। उसके कहने का मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि मुझे इन्वेंट्री है आपके पास, आप मुझे बताओ इन्वेंट्री एक्सपेंस कब बनती है। मुझे वो जो एक्सपेंस बनी हुई इन्वेंट्री है उसका मुझे कैलकुलेट करके बता दो। मैं आपको कहता थोड़ा सा डाटा दूंगा, बाकी सारा आप कैलकुलेट खुद ही कर लीजिएगा। जो हमें वो डाटा दे रहा है वो है हमजा ट्रेडर हैज़ द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। इन्वेंट्री एज एन एक्सपेंस हमने परपेचुअल सिस्टम के अंदर देखा था कि हमारी इन्वेंट्री तब तक एसेट रहती है जब तक हम उसको कंज्यूम नहीं कर लेते या उससे कोई प्रोडक्ट बना नहीं लेते। और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब हम उसको बेच देते हैं, तो जब उस प्रोडक्ट का हमारे पास सेल या प्रॉफिट, सेल से माइनस जब हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं, फिर हमारा प्रॉफिट आता है। तो जब ये वाली कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं, सेल को कंपैरिजन कर रहे होते हैं कॉस्ट को, तो तब हम उसकी जो कॉस्ट, पहले हम जिसको कॉस्ट कह रहे होते हैं फिर हम उसको एक्सपेंस कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए। तो यहाँ पे आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना कि रिकग्निशन ऑफ इन्वेंट्री, ऐसी इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, ठीक है, जो कि एक्सपेंस बन गई है। अच्छा, वो इन्वेंट्री कौन सी है, वो कह रहा है जी डाटा मैं आपको थोड़ा सा देते हैं। तो वो डाटा क्या है, हमजा ट्रेडर हैज़ फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने का उसने हमें डाटा दिया है। अच्छा, ये मंथ जो है ये गौर से देखा करें, बाज़ का इसमें ट्विस्ट होगा, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि ये देखें ये मार्च का या कोई मंथ का जब जिक्र करता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट आपको नज़र में रखना। अब ओपनिंग स्टॉक है 300 यूनिट्स, ठीक है, और हर यूनिट जो है 100 रुपये का है। परचेज़ किया है 1000 यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक है 200 यूनिट। हमें पता है कि जब हमने कॉस्ट ऑफ, देखें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस। अच्छा, हमने मीन्स के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। हमें पता है कि जब हमारे पास इस तरह का डाटा होता है कि ओपनिंग स्टॉक हो, परचेजेस हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। वही हमारी एक्चुअली एक्सपेंस है, ठीक है। तो अभी देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमें उसने कहा नहीं है, लेकिन हमारे प्रीवियस जो हम अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसके ऊपर हम समझ गए कि हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलवाना चाह रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, बिल्कुल जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ना, सेम वही करना। ओपनिंग स्टॉक को, परचेज को प्लस कर लो और माइनस कर दो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को। थोड़ा सा अभी जी यहाँ पे आते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्या है। अच्छा देखिए, मैं मंथ का दोबारा थोड़ी तवज्जो दिलाऊँ कि मार्च के मंथ का मतलब ओपनिंग स्टॉक कब का होगा, 1 मार्च का। क्लोजिंग स्टॉक कब का होगा, 31 मार्च का। क्योंकि एट 31 मार्च वो कह रहा है द NRV ऑफ द प्रोडक्ट कम्स डाउन टू 95। NRV मीन्स के NRV का मतलब रिप्लेसमेंट कास्ट भी था, सिर्फ वही नहीं है कि आपके हाथ में जो आप सारी सेल एक्सपेंसेस, अगर प्रोडक्ट फ़र्क इन प्रोसेस है उसके ऊपर मज़ीद पैसे लगाएंगे, उसको बेचेंगे, फिर आपके पास जो पैसे हैं सिर्फ वही NRV नहीं है। जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है उसको, उसकी NRV डाउन आने का मतलब ये है कि अब अगर वो पहले 100 की थी अभी 95 है, मीन्स के जो प्रोडक्ट आपको पहले 100 का आपको मार्केट से लेके आए थे, या मार्केट की वर्थ उसकी 100 रुपये थी, अब वो 95 की रहेगी, मार्केट में सस्ती होगी। तो रिप्लेसमेंट कास्ट इस सेंस में भी कहते हैं कि अगर अभी अब आपको वही प्रोडक्ट चाहिए मार्केट से, तो जाके आप 95 का लेके आ जाओ, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं इन्वेंट्री को हमें बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दिखाओ। ओपनिंग स्टॉक है इसके अंदर हमारे पास उसने दिया 300 यूनिट, 300 यूनिट दिए। 300 यूनिट को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, 30,000। सही हो गया। परचेजेस इसी तरह 1000 यूनिट्स हैं, हर यूनिट है 100 रुपये का, मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर हेडिंग देखें, क्लोजिंग स्टॉक एट NRV, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। फिलहाल ये जस्ट हेडिंग देखें, नीचे जाकर डिफरेंस आपको मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। अभी दोनों का देखें, अगर ओपनिंग स्टॉक परचेज को प्लस कर लेता हूँ तो 1,30,000 दोनों का बन रहा है, ये 30, ठीक है, ये वाला और ये वाला। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं 200 यूनिट्स, ठीक है।
अब 200 यूनिट जब यहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे हमारा असल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, सॉल्व करने वाला मामला भी स्टार्ट हुआ है। उसने कहा जी एट 31st मंथ NRV ऑफ द प्रोडक्ट कम्स डाउन टू 95। इस वजह से हमने लिखा इसको क्लोजिंग स्टॉक एट NRV। अगर मैं 200 यूनिट जो बाकी बचे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू, उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो हमने पढ़ी थी, अगर मैं 95 पे करता हूँ उसको वैल्यूएशन, तो मेरी 95 को मैं 200 यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा, 19,000। अगर यही 200 यूनिट को मैंने कॉस्ट पे, क्योंकि ख़रीदे तो मैंने 100 पीस पे थे ना, तो अगर मैं इसी को 200 को तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 20,000 आ जाएगा। हमसे वो क्या चाह रहा है, एक्सपेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,30,000 में से 19,000 निकालो, 1,11,000 आ जाएंगे, और 1,30,000 में से 20 निकालो, 1,10,000 आ जाएंगे। डिफरेंस आपको पता है कि एक बार NRV पे लिया, एक बार कॉस्ट पे लिया। तो बाकी ये वाला जो आपने दोनों तरह कैलकुलेट करके देनी है, अगर वो स्पेसिफाई कर देता है कि NRV वाली मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दो, तो आपने ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन कर देना। अगर वो कहता है कॉस्ट पे इन्वेंट्री मुझे बताओ, तो हमने ये वाला कर देना। ठीक है जी, 15.9 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। अभी हमने करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्टॉक टेकिंग अंडर पीरियडिक सिस्टम। हमने पढ़ा था पीरियडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम के अंदर डिफरेंस ये था कि जो पीरियडिक सिस्टम है वो इन्वेंट्री को साल के या रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे एक ही बार फिजिकल काउंट कर लेते हैं या, ठीक है, मीन्स के आइटम निकाले, काउंट किए सारे, फिर रख लिए, फिर अगले आइटम काउंट कर लिए, इस तरह करते गए। सही है, इसको कहते हैं स्टॉक टेकिंग भी कहते हैं, इस काउंटिंग को स्टॉक टेकिंग कहते हैं। सही हो गया जी, ये हमने करते हैं पीरियडिक सिस्टम के अंदर। अभी जब पीरियडिक सिस्टम के अंदर पॉसिबल है, पॉसिबल कह रहा हूँ, पीरियडिक सिस्टम की जब हम काउंटिंग करते हैं तो या स्टॉक टेकिंग जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो अब ये देखें ये पॉसिबल नहीं है कि हम महीने के रिपोर्टिंग पीरियड के बिल्कुल उसी डेट पे करें जिस दिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वैल्यूएशन करनी। देखें आपके अगर आपकी छोटा सा स्टोर है उसके लिए तो पॉसिबल है कि आपने अगर मंथ की लास्ट डेट पे आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है, क्लोज करने हैं अकाउंट्स, तो आप पॉसिबल है सारा स्टोर की आप इन्वेंट्री काउंट कर लें। लेकिन आप जब इतने इतने बड़े स्टोर होते हैं कंपनीज़ के, इतने इतने बड़े स्टोर्स कंपनीज़ के होते हैं कि अगर वो सिर्फ उसके अपने आइटम काउंट करने लग जाए तो मंथ लग जाते हैं, मंथ महीनों लग जाते हैं, ठीक है। तो आराम से 10-15 दिन तो ये आम स्टोरों में भी लग जाते हैं। अच्छा, फिर कह रहा कि जब ये मामला होता है कि आप एक दिन में काउंट नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर आपको 5-6 दिन पहले काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है, या 4-5 दिन पहले आप काउंटिंग कंप्लीट कर लेते हो। कहता जब आपने फ़र्ज़ किया कि आपने जो अपनी इन्वेंट्री काउंट करनी थी वो थी 31 दिसंबर के ऊपर, लेकिन आपने ना 25 दिसंबर पे ही काउंट कर ली, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि आप सारी इन्वेंट्री आखिरी डेट पे कंप्लीट करो, तो पहले कंप्लीट कर ली। फिर इसका क्या हल है कि अब 25 दिसंबर वाली इन्वेंट्री है और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखनी है ये 31 दिसंबर की है, फिर उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि आपने करना है स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन लेटर डेट, ठीक है। सपोज कि आपने अपनी इन्वेंट्री जो काउंट की ना वो 31 दिसंबर की बजाय कि जनवरी के किसी दिन पे की, ठीक है। स्टार्ट काउंट डेट इज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। 31 दिसंबर पे फर्स्ट के क्लोज हो रहा था तो जनवरी के किसी दिन पे आपने इन्वेंट्री काउंट की। इस केस में क्या करना है, फिर आपने ये करना कि आपने सेल्स बिटवीन टू डेट्स, टू डेट्स मतलब फर्ज के 31 दिसंबर आपकी क्लोजिंग थी, 5 जनवरी को आपने अपनी इन्वेंट्री काउंट की, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो डेट्स, इन दोनों के दरमियान अभी आपके पास जो इन्वेंट्री है आपने जो काउंट की हुई है वो तो 5 जनवरी की है, आपको तो चाहिए थी 31 दिसंबर तक की इन्वेंट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो जो डेट्स के दरमियान आपने सेल कर दी है, ठीक है, सेल की है। तो फर्ज कर 3 तारीख को कोई सेल किया, 4 तारीख को सेल किया, तो इसका मतलब 31 दिसंबर को तो आपके स्टोर में चीज़ पड़ी हुई थी। तो आपने ये करना है, जो आपको 5 जनवरी को कोई डाटा था आपके पास, डाटा मतलब रुपीज़ में इन्वेंट्री शो हो रही थी, तो आपने वाली जो सेल 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक सेल की, उसकी अमाउंट को आपने ऐड कर देना उसमें जो कि 5 जनवरी को आपके पास थी, क्योंकि अभी हमने बैक जाना है, 31 दिसंबर तक की कैलकुलेशन करनी है। 5 जनवरी का डाटा है, 31 दिसंबर की इन्वेंट्री निकालनी वहाँ से, ठीक है। तो समझ लगी एग्जाम्पल। इसी तरह जो परचेजेज रिटर्न बिटवीन टू डेट्स,
आपने कुछ परचेजेस की थी, ठीक है, इन दोनों डेट के दरमियान आपने कुछ परचेजेस किए। एक मिनट, आपको ये पॉइंट जो भी मैं समझाने लगा ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट आप इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी परचेज रिटर्न वाला मैं समझाने लगा हूँ, लेकिन आपको मैं समझ वो समझ नहीं आनी, मैं आपको यहाँ से समझाना शुरू करूँगा। इस पॉइंट के अगेंस्ट पहले मैं समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया जी। सपोज कि आपके पास 5 जनवरी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और उस इन्वेंट्री के में वो परचेज भी है जो कि आपने 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के दरमियान की। अब जो 5 जनवरी के दरमियान की वो 31 दिसंबर का हिस्सा तो नहीं है, आपने वो कर दी लेस कर दी, ठीक है जी। ये तो समझ लगी होगी। अभी देखें, अभी इसका उल्टे देखते हैं। ये आपने 5 जनवरी की इन्वेंट्री से लेस की ताकि 31 दिसंबर की बन जाए। अभी आपने वो जो लेस की थी, कुछ आपने परचेज रिटर्न कर दी, पहले खरीदी थी आपने माइनस कर दी, अब जो खरीदी हुई थी वो आपने रिटर्न कर दी, ठीक है, मतलब वापस कर दी। तो अभी वो जो वापस की हैं वो तो आपको दोबारा ऐड करनी पड़ेगी ना इसके अंदर, सही है जी, समझ लगी। आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा इस वाली के साथ, परचेज रिटर्न वाली के साथ, ठीक है। चलिए आप अभी इसको इस तरह देख लें कि आपने ना इन दोनों का नेट जो है माइनस करना है। फर्ज का हमने परचेज की, क्योंकि वो 31 दिसंबर को तो नहीं थी, बाद में की, तो आपने माइनस की। आपने परचेज, फिर वो भी परचेज जो की थी वो रिटर्न कर दी। तो आप इन दोनों का नेट निकाल लें कि फ़र्ज़ करें मैंने 100 की थी और 25 रुपये की मैंने फिर वापस कर दी, तो मुझे 75 रुपीज़ जो है ना वो माइनस करने हैं सेल्स में से, टोटल इन्वेंट्री जो 5 जनवरी को हमारे पास शो हो रही थी। तो परचेज और सेल को आप ना नेट इफेक्ट निकाल के कर लें तो आपको आसानी रहेगी। इसी तरह सेल्स को और सेल्स रिटर्न को आप इसी तरह नेट इफेक्ट निकाल के करें, वो भी आपको समझ लगे। अच्छा, एनी अंडर कास्टिंग इन स्टॉक शीट। अंडर कास्टिंग क्या है कि आपको जो 5 जनवरी को आपके पास इन्वेंट्री थी, आपने देखा कि कुछ हमने प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी है, इन्वेंट्री ज़्यादा बनती थी, तो ज़्यादा बनती थी, कम लिखी हुई थी, ज़ाहिर वो फिगर तो उसमें ऐड होगा। इसी तरह इसका ऑपोजिट इफेक्ट है एनी ओवरकास्टिंग स्टॉक शीट, सही है जी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू द कंसाइनी बिटवीन 2 डेट्स। ये 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी की तक आप कुछ गुड्स थी वो आपने कंसाइनी को भेजी, मतलब किसी को बेचने के लिए भेजी, ठीक है। तो वो भी उसकी प्रॉपर कोई एंट्री नहीं है, लेकिन उसका कॉस्ट का आपको पता है, क्योंकि आपके वो स्टोर में तो उस टाइम है नहीं, तो आपकी उसकी कॉस्ट जो है वो आपने उसमें ऐड कर देनी है, क्योंकि वो 31 दिसंबर को तो पड़ी हुई थी। गुड्स लॉस बिक्वीज ऑफ एनी रीज़न। 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक कुछ लॉस हो गया, मतलब आग वगैरह लग गई, चोरी होगी, तो 31 दिसंबर को तो आपके पास पड़ी थी, इस वजह से वो वाली अमाउंट भी ऐड कर देंगे। गुड्स सोल्ड बिटवीन दीज डेट आर स्टिल इन ट्रांजिट। जो कुछ बेची थी चीज़ें, किसी के लिए भेजी, वो अभी ट्रांजिट में है, मीन्स कि अगर फ़र्ज़ करें उसके पास पहुंच भी गई, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि उसने ख़रीद ली है आपसे, आपको पैसे भेज रहा नहीं भेज रहा, तो इन ट्रांजिट। या फ़र्ज़ करें कि वो उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन में थी, तो इसको ट्रांजिट कहते हैं कि कस्टमर ने भेजी है, कस्टमर की तरफ भेजी, कस्टमर को रिसीव नहीं हुई, आपके हाथ से भी निकल गई, तो दरमियान में है। तो ऐसी का भी, क्योंकि अभी तक कोई 31 दिसंबर को अभी आपके पास पड़ी हुई थी, तो ऐड कर देनी। तो 31 दिसंबर और 5 जनवरी को जहन में रखते हुए आप देखें कि हमने बैक जाने के लिए वो इन्वेंट्री जो 31 दिसंबर को पड़ी थी अभी नहीं है, इन दोनों के डेट्स के दरमियान नहीं, तो आपने ऐड करते जाना। इसका ऑपोजिट इफेक्ट आप लेस पे लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। अच्छा, इफ द स्टॉक काउंट टेक प्लेस अर्लियर डेट। अब जो अर्लियर डेट मतलब कि 25 दिसंबर को आपने काउंट कर लिया, ठीक है, और आपने 31 दिसंबर की भी निकाल ली है इन्वेंट्री, सही है जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने सारी जो परचेजेस 31 दिसंबर से 25 दिसंबर से 31 तक की हैं वो जमा करते जाएंगे, सही है, क्योंकि जमा इस वजह से करते जाएंगे, हमने खरीदी थी 31 दिसंबर, हमारा हिस्सा बन गया, ठीक है। अब सेल्स जो रिटर्न हुई है हमारी, आप पहले ना सेल्स रिटर्न की बजाय आप सेल्स देखें कि फ़र्ज़ करें कि आपने 25 दिसंबर लेके 31 दिसंबर तक कुछ सेल्स कर दी। जब सेल्स करी तो हमें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि 31 दिसंबर तो हमारे पास होंगी नहीं। हाँ, 31 दिसंबर तक जाते जाते हमें कुछ सामान वापस आ गया, सेल वापस आ गई, तो हमारे 31 दिसंबर को हमारा हिस्सा बन जाएगा हमारी इन्वेंट्री का, तो हम वो सेल्स रिटर्न को जमा कर देंगे। तो इस सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न के मैं समझता हूँ कि आसान तरीका ये कि इन दोनों का नेट इफेक्ट इकट्ठे रख के देखें, ठीक है। फिर आपको इनका नेट इफेक्ट ऐड कर लें, फिर अलग-अलग करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। गुड्स
वैसे लाइंग होता है वर्ड लेइंग, चलो गुड्स लेइंग विद कंसाइनी एट कॉस्ट, कि आपके जो 25 दिसंबर को आप कर रहे थे, कुछ गुड्स ऐसी थी कि जो आप कंसाइनी के पास पड़ी हुई थी अभी, सही है, तो वो 25 दिसंबर तक आपका हिस्सा होंगी, ठीक है। उसका अभी अगर कोई फैसला नहीं है तो आपने क्या करना है, और 31 दिसंबर के भी पड़ी हुई है अगर अभी भी उसके पास ही, तो आपकी कोई पेमेंट नहीं आई, सेल्स या उसके अंदर आप कोई शामिल नहीं कर पा रहे, तो आपने उसको कॉस्ट पे ऐड कर देना इन्वेंट्री के अंदर। गुड्स ऑन अप्रूवल विद कस्टमर, कस्टमर को चीज़ आपने भेज दी, फर्ज करें भेज दी है और उससे रिसीव भी होगी, लेकिन अभी वो फैसला नहीं किया उसको खरीद रहा है कि नहीं, तो मीन्स अभी तक वो आपका एसेट, क्योंकि उसकी आपको पैसे उसने नहीं भेजे कि ये मैंने खरीद लिए, तो आपको उसको भी गुड्स ऑन अप्रूवल विद कस्टमर करके आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम करते हैं 15.10 फिजिकल काउंट आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये उसी का एग्जांपल होगा, बड़ा थोड़ा आपको इंजॉय करेंगे आप इस प्रॉब्लम को। चलो, ओइंग टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द स्टॉक टेकिंग टीम, ठीक है, जो स्टॉक काउंट करने वाले कुड नॉट काउंट द इन्वेंट्री ऑन रिपोर्टिंग डेट दैट वाज 31 दिसंबर 2009, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर द फिजिकल काउंट ऑन 5 जनवरी पे कह रहा है, 5 जनवरी पे इन्वेंट्री जो है 1,50,000 है आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये देखें आप, थोड़ा अभी समझ लगेगी। अब ये बता रहा है कि आपने जी 31 दिसंबर की कैलकुलेट करके दे मुझे, ठीक है जी। पहला पॉइंट ये कह रहा है सेल्स टोटल्ड 1,20,000, 1,20,000 की कह रहा है सेल्स, ऑफ विच 50% ऑफ द सेल्स वर मेड एट मार्जिन 50%। देखिए उसने आपको सेल्स की कॉस्ट दे दी है, सेल्स की, तो आपको जो इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो आपने कॉस्ट पे इन्वेंट्री करनी होती है, सेल्स में तो प्रॉफिट भी आपके शामिल होता है ना, तो आपने सबसे पहले तो ये करना है, वो आपको तरीका बता दिया कैसे बेची है उसने, मार्जिन पे कह रहे 50% मार्जिन में बेची है, ठीक है जी। अच्छा 50, अभी क्या करना है हमने कि आप सेल्स 50% सेल्स, आप पहले 1,20,000 में से 50% इसका लो, वो बन जाएगा 60,000, ठीक है। फिर 60,000 क्योंकि 50% मार्जिन पे ही है, तो आपने मीन्स कि अगर 30,000 अगर फर्ज 100 है तो 50 रुपये उसमें प्रॉफिट है, 50 रुपये उसमें आपका कॉस्ट है, तो आपने फर्दर उसको 30,000 60,000 बनेगा। ये वर्किंग पे चलते हैं, ये यहाँ पे आ जाए, ये ठीक है जी। 1,20,000 और आपने इसका 50% लिया, क्योंकि 50% जो सेल्स थी वो उसने बेची थी 50% मार्जिन में, तो 60% इसका 50% 1,20,000 का 60,000 आ गया। ये जो 50% है ये कॉस्ट निकालने के लिए किया हमने, ठीक है जी। ये लग गया, ये हमारे पास आ गया 30,000। पहले पॉइंट में पहला जो पोर्शन है यहाँ तक वो आ गया जनाब 30,000। आगे देखिए 20% ऑफ सेल्स वर मेड एट ए मार्कअप ऑफ 25%। मार्कअप, ये मार्कअप है, मार्जिन और मार्कअप में फ़र्क होता है, ठीक है। आपने वर्किंग में आपको दिखा देता हूँ उधर। आपने सबसे पहले तो 20% सेल्स जो है ना वो पहले निकालें 1,20,000 की, 1,20,000 की 20% सेल बनेगी 24,000 की, ठीक है। अब मार्कअप के लिए आप, मार्कअप होता है, आपने क्या 100/125 करना है। इसका फॉर्मूला ये होगा कि आप देखें, मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी शो कर दिया। मार्कअप होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, ठीक है, और मार्जिन होता है प्रॉफिट ओवर सेल, सही है जी। तो जो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट की हम बात करते हैं मार्कअप के केस में, तो ये आपको कैलकुलेशन नज़र आ रही मैंने की हुई है, आप देख लो इसके अंदर। तो आपके पास आपने करना ये होता है कि जो भी आपके पास नंबर दिया हो, जैसे 25% मार्कअप है, तो आपने 100 वो 20% को 1 में ऐड कर लो, 125 बन जाएगा। तो 100 और 125 से आप डिवाइड कर दो जो आपकी कॉस्ट है, सही है जी। तो सॉरी, जो आपकी सेल है, ठीक है। अब ये फार्मूला आपने पूरा देख लेना जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेल हमने निकाली थी 24,000 है और हमने 100/125 कर दिया, सही है जी। ये आ गया जी 19,200। आगे अगला पॉइंट क्या था, वो कह रहा था कि जी 10% ऑफ द सेल्स वर मेड एट अ लॉस ऑफ 2,000। 10% पहले निकाले आप 20,000 का, वो आ जाएगा आपके पास 12,000। 2% हम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो जो कॉस्ट है इसका मतलब 2,000 कम पे बेचा हमने, तो 2,000 हमने इस पर ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 14,000। आगे देखें अगला क्या है, कह रहा जी 20% ऑफ द सेल्स वर मेड एट कॉस्ट, मतलब 20% पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच दी उसने।
120 का आप निकालो 20% और आपके पास 24,000 आ जाएगा। ठीक है जी। और आपने इस सब को यहाँ पे रख के टोटल कर लें तो आपके पास आ जाएगा 87200। ये सिर्फ पहले पॉइंट की है, पहले पॉइंट की कॉस्ट इतनी आ गई इन्वेंट्री की। फिर क्या, सेल्स रिटर्न वर एट दीज वर, कह रहा सेल्स रिटर्न हुई है, ठीक है, और सेल्स रिटर्न जो हुई है उनके कॉस्ट हमने ज़ाहिर हमें तो कॉस्ट चाहिए होती है। कॉस्ट क्या है जी, 1/3 प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉस्ट थी उसका 1/3 प्रॉफिट था, तो ये टोटल फिर सेल्स बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाली वर्किंग देख लें आप कि अगर 3 हिस्से कॉस्ट है तो चौथा हिस्सा प्रॉफिट है, तो 12,000 के हम 4 हिस्से कर लें, 3/4 जो आपका कॉस्ट आ जाएगी 9,000 रुपये। सही हो गया। आगे तो बाकी आगे सिंपल है, ठीक है जी, इसकी थोड़ी वर्किंग थी। आपने क्या करना है कि जी अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग, जो वर्किंग 1 पे थी हमने वो 87 जमा कर देने 150 में, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज गुड्स ड्यूरिंग दी पीरियड, इसमें जो ड्यूरिंग में पीरियड परचेज की थी ज़ाहिर 31 दिसंबर में इसका हिस्सा नहीं थी, तो आपने वो वाली माइनस कर देनी है। ये ऊपर से अमाउंट उठाते जाएं। और सिंपल परचेज रिटर्न वर ये 5,000 ये लिख रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग पर लॉस बाय थेफ्ट 12,000, क्योंकि उस टाइम 31 दिसंबर का हिस्सा थी, बाद में लॉस हुई है तो आपने ये जमा कर देनी है। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वो इन्वेंट्री जो हमें 1,50,000 की नज़र आ रही थी 5 जनवरी को, वो एक्चुअली 31 जनवरी को इन्वेंट्री थी 1,95,000 की। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, इसको देखते हैं 15.11 को। ये कह रहा है जी डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, अच्छा स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, कॉस्ट निकालनी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपने याद रखें, जब भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो आपके क्लोजिंग स्टॉक पे आपने वो डाटा शो करना होता है। जो स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम दैट आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। देखिए वो मैं डिज़ाइन वाले फर्नीचर की एग्जांपल आपको दी थी, इसका मतलब है कि हमने स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड लगाना है कि हर किसी की अपनी अपनी कॉस्ट जो है। ड्यूरिंग दी मंथ कंपनी प्रोड्यूस, उसने प्रोडक्ट ए जो था 2,000 यूनिट खरीदे, प्रोडक्ट बी के 3,000 यूनिट खरीदे। बेचे कितने, प्रोडक्ट ए उसने 1,800 बेचा, प्रोडक्ट बी उसने 2,700 बेचा। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, उसने प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ये थी 500 और प्रोडक्ट बी की 100। अच्छा, ये अभी देखें कि ये प्रोडक्ट ए को 200 से, प्रोडक्ट ए हमें बता रहा है कि 500 का है, लेकिन ये 200 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है कि हमने ये हमारे प्रोडक्ट ए जो थे हमने प्रोड्यूस कितने किए थे 2,000, बेचे कितने 1,800, तो हमारे पास बचे कितने 200। इस वजह से वो 200 को 500 से मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट ए के साथ, प्रोडक्ट ए के लिए। बी के प्रोडक्ट थे हमारे, पैदा किए हमने 3,000, बेच दिए 2,700, बाकी बचे 300, तो 300 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये जो हमें दी हुई है, तो हमने 30,000 हमारे पास बना। ठीक है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन यही होती है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो इन्वेंट्री पड़ी हुई उसकी कॉस्ट कितनी है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट कितनी लिखनी है, तो इन दोनों को जमा करो 1,30,000। चलिए एग्जाम एक्सरसाइज क्वेश्चन चला 15.12 हम 6 पार्ट में करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।